कितने सालों से संगीता के लिए लड़का देखने की कवायद जारी थी। माँ सुमन देवी अपनी तीसरी लड़की को हमेशा जाने क्या क्या सुनाती रहती थी। दोनों बेटियों की शादी कर चुकी थी और तीसरी यानी संगीता की शादी के लिए परेशान थी, क्योंकि उसके बाद चौथी बेटी मानसी भी इस कारण कुंवारी थी। सुमन जी हमेशा कहती, जाने इसे के मुकद्दर में ऐसा क्या लिखा है कि ब्याह होने में वक्त लग रहा है। अरे जरा बन ठन के रहा कर, शक्ल तो देखो इसकी, ये नहीं कि कभी बेसन ही लगा लिया करे। अरे इसको हमारी और अपनी कुंवारी बहन की जरा चिंता नहीं है। एक हम हैं जो इसके दाग धब्बों तक की चिंता कर रहे हैं। नौकरी से क्या होता है, कुछ देखने दिखाने को भी तो होना चाहिए। संगीता माँ की बातों से मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि मानसी का रंग गोरा और चमकदार होने के साथ साथ वो संगीता से सुंदर भी थी। मगर संगीता की शादी ना होने पाए कारण उसका मुहासे और एलर्जी से भरा चेहरा ही नहीं था, बल्कि इसका असली कारण लड़के वालों का दहेज मांगना था। हर एक लड़के वाले उसके ऐसे चेहरे के कारण सिर्फ इसलिए समझौता करते थे क्योंकि संगीता अच्छी नौकरी पर थी। लड़के वाले इसी कारण मोटे दहेज की मांग करते थे। हर बार इस दहेज के कारण रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता था। उसके पिता के पास देने को इतना दहेज नहीं था। लड़के वालों को मांग और शादी का खर्च सुनकर वो माथे और हाथ रख लेते थे। तब संगीता पिता को समझाकर मना करवाती थी। बस यही बात सविता की माँ को पता नहीं चलती थी। एक दिन पहले संगीता के पिता को फोन पर खबर मिली कि लड़के देखने वाले आ रहे हैं। रिश्ता संगीता की चाची के दूर के रिश्ते से आया था। सुमन जी ने अपने पति धीरज से कहा, एक बात बताओ, ये आरती का आना जरूरी है क्या? एक लड़के वालों को खिलाओ पिलाओ, ऊपर से ये भी महारानी आकर बैठ जाएगी। देवरानी नहीं जेठानी को तरह सीना तान कर आ रही है। रिश्ता बताना पुण्य का काम होता है, मगर वो तो एहसान कर रही है। धीरज जी ने कहा, अरे सुमन, इतना बवाल क्यों मचा रही हो? रिश्ता आ गया ये बड़ी बात समझो। 4 साल से तंग हो रहे थे संगीता के लिए। सुमन जी मुंह बनाकर किचन में चली गई। लड़के वाले आए और बातचीत शुरू हो गई। संगीता की चाची आरती ने लड़के की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें की। लड़का अच्छी सैलरी पर था, जॉब करता था और लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं थी। इससे धीरज जी थोड़े संतुष्ट थे। सुमन जी आरती की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। बिना मांग का रिश्ता था तो धीरज जी ने मना ही नहीं किया। अगले हफ्ते का रोका तय हो गया और लड़के वाले संगीता को शगुन देकर चले गए। उनके जाने के बाद सुमन जी ने कहा, सुनिए जी, ये आरती का रिश्तेदार है तो वो तो सब कुछ अच्छा ही बताएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए? धीरज जी ने कहा, सुमन, पहले तो तुम्हें संगीता से परेशानी थी कि शादी नहीं हो रही है। अब जब हो रही है, आरती से दिक्कत है। तुम्हें आरती पसंद नहीं है और इसीलिए इसके लाए रिश्ते से तुम्हें परेशानी है। देखो, शादी हो जाने दो, बेटी खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुमन जी खामोश हो गई। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस जमाने में कोई लड़का बिना दहेज के कैसे मान गया। लड़की नौकरी वाली है तब भी कोई मांग नहीं। कहीं संगीता के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रहे ये लोग। सुमन जी का दिमाग ये सोचकर परेशान हो चुका था और उधर संगीता खुश थी। इतने समय बाद उसे अपने पिताजी के चेहरे पर खुशी और तसल्ली दिखाई दी थी, तो वो मना कैसे करती? और इस बार तो कोई बहाना भी नहीं था। रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा था, जिसमें केवल 1 साल महीने का समय बाकी था और संगीता के बाद मानसी की भी शादी करनी थी। बस यही चिंता उनको खाए जाती थी। आज जब संगीता की शादी पक्की हुई तो उनके दिल को काफी तसल्ली मिली।
अब घर में रोके की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तरफ आरती की खुशी अपने चरम पर थी। अपने पति से कहती, नीरज अब तुम देखना हमको कितने तोहफे और कपड़े मिलेंगे, वो भी अपनी पसंद के। और संगीता की शादी करने का तो मैं सोना लूंगी भाभी से। देवरानी हूँ, लेकिन लड़की तो मेरी रिश्तेदारी में जा रही है। मैं तो छोटी होकर भी बड़ी हो गई। अब देखना कितना मजा आएगा। दीदी भले मुंह बनाकर दे, लेकिन देने पड़ेंगे। सुमन जी कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन जाने क्यों मन यही मान रहा था। उन्होंने बार बार धीरज जी से कहा भी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये आरती कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। ऐसे कैसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। धीरज जी कहते, अरे सुमन, हमारी लड़की गुनी है, उन्हें पसंद आ गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। जाने क्यों शादी में खलल डालने को तैयार बैठी हो, अपनी ही बेटी की खुशी देख नहीं पा रही हो। धीरज जी ने झुंझलाहट में कह दिया, लेकिन यही शब्द संगीता ने भी सुन लिए। अकेले में जाकर संगीता रोने लगी। पहले मम्मी को मुझसे दिक्कत थी, मैं तो समझती थी कि शादी ना हो पाने के कारण चिंता में रहती है, लेकिन अब शादी रोकने जैसी बातें करती है। संगीता को अब अपनी माँ पर शक होने लगा था कि ये सच में मानसी को ही चाहती हैं। एक हफ्ते बाद रोका हो चुका था और शादी की तारीख भी निकाली जा चुकी थी। 3 महीने बाद ही शादी थी और इतने कम समय में ही सारे प्रबंध करने थे। धीरज जी ने संगीता के नाम से शादी के लिए एफडी करवाई हुई थी, जिसे इस समय तोड़ लिया गया और सारी खर्च उसी से किए जाने लगे। संगीता ने अपने पिता से कहा कि पापा, और पैसे आप मानसी के लिए रखिए, इसकी भी शादी करनी है। लेकिन धीरज ने कहा, बेटे ये तुम्हारी मेहनत है और आगे के जीवन में काम आएगी। वैसे तो संगीता शादी से खुश थी और खुशी खुशी सारी शॉपिंग भी कर रही थी, लेकिन मम्मी की शादी के प्रति उदासीनता देखकर उसे मन ही मन दुख होने लगते और उस पर पिता की बातें सुनकर वो माँ के खिलाफ होती चली गई। संगीता का होने वाला पति उसे आए दिन अपने साथ ले जाने लगा और धीरज जी ने मना भी नहीं किया। सुमन जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, ये दोनों शादी के पहले इतना घूम फिर रहे हैं, यह सब ठीक नहीं है। धीरज जी ने कहा, अरे आज का जमाना अलग है, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है, तुम खामखा हर बात में उल्टा ही सोचती हो। सुमन जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन संगीता की सास का फोन आया और उन्होंने कहा कि सुमन जी, हम सुजीत को भेज रहे हैं, आप सविता को साथ भेज दीजिए। क्या है ना कि शादी के लिए साड़ियाँ उसकी पसंद की ही लेनी है, वो आ जाएगी तो लहंगा भी सिलेक्ट कर लेगी। सुमन जी मना नहीं कर पाई और संगीता से जाने के लिए कहा। संगीता तैयार हो रही थी कि सुमन जी कमरे में आई तो अचानक से देखा कि संगीता अपने पर्स में अपने एटीएम कार्ड रख रही है। इन्होंने कहा, संगीता ये सब ले जाकर क्या करोगी, वो लोग दिलवा रहे हैं तो तुझे कार्ड की क्या जरूरत है। संगीता ने कहा, अरे मम्मी, ये कार्ड तो अपने लिए रखा है, जिससे कुछ पसंद आए तो मैं खरीद सकूं, मुझे भी तो ले जाने के लिए कपड़े की तैयारी करनी है। सुमन जी का माथा यहीं से ठनक गया था, उन्हें किसी बात की आशंका होने लगी थी। इसके बाद एक दिन उन्होंने संगीता को फोन पर कहते हुए सुना, सुजीत अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हारा मेरा कुछ अलग ही नहीं है, तुम क्या चाहते हो वो बताओ, मैं कोशिश करूंगी। सुमन जी का दिल कहने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने संगीता से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कहा, मम्मी आपको तो कुछ पसंद ही नहीं है और मैं उनसे कुछ भी बात करूं आप सुनने की कोशिश क्यों करती हैं। सुमन जी उसका ये टकासा जवाब सुनकर दंग रह गई और चुपचाप वहां से चली गई। अब शादी को 1 ही महीना रह गया था और बचे हुए सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए जा रहे थे। सुमन जी की बेटी की बेरुखी उनसे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने इस बार अपनी सास से कहा, अम्मा मुझे तो संगीता के ससुराल वाले ठीक नहीं लग रहे,
ये लड़का भी कुछ गड़बड़ लगता है, कहीं हमारी लड़की फंस ना जाए। आपने देखा नहीं कि आरती किस तरह उसकी तारीफ करके गई थी। आरती ने हमेशा इस घर में अपने हिस्सा लेने की बात की है, आज अचानक वो इतनी अच्छी कैसे होगी? आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ कर रही है वो? सुमन जी की सास सुभद्रा देवी ने कहा। सुमन, शादी इतने करीब आ गई है, तू अब बोल रही है? तब सुमन जी ने फोन पर सुनी हुई बातें बताई तो सुभद्रा जी को भी शक हुआ। उन्होंने अपने बेटे धीरज से कहा तो धीरज जी ने कहा, अम्मा कैसी बातें कर रही हो? ये सुमन तो इसकी शादी तुड़वा कर रहेगी। अब आप ही बताओ, शादी के पहले क्या लड़का लड़की में बातें नहीं होती? ये तो राय का पहाड़ बना रही है और आप इसका साथ दे रही हैं। सास का मन बदल गया और उन्होंने भी सुमन जी से जाकर कहा, सुमन दिमाग तो ठीक रखा कर, जाने क्या सुन लिया, अब सबको भड़काती घूम रही है। शुक्र है कि मेरा बेटा तेरे बस में नहीं है, वरना तो मुझे शादी रो कर ही ठंडक पड़ती। सुमन जी ने कहा, अरे माँ, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, वो मेरी ही बेटी है। सुभद्रा जी ने सुमन जी को थप्पड़ मारकर कहा, देख सुमन, अब तेरी बकवास हमें नहीं सुननी। सुमन जी सास के आगे खामोश रही, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने पड़ा थप्पड़ अंदर तक दर्द दे गया था। शादी का दिन आ गया था और मंडप में बैठे पंडित ने सुमन जी से कहा, ससुराल पक्ष को बुलाइए और वर वधू को ले आइए। उधर सुमन जी ने कहा, अम्मा आप संगीता को बाहर लाने को तैयारी कीजिए। संगीता के ससुराल वाले भी कमरे में फेरों की सामान तैयार कर रहे हैं। सुमन जी जैसे ही उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने अंदर से आरती की आवाज सुनी, सुजीत, जो सौदा था वही रहेगा, तुम अब पलट रहे हो। कुछ देर तक सुनने के बाद जब खामोशी हुई तो सुमन जी ने दरवाजा खटखटा दिया और मंडप में आने को कहकर चली आई। सभी लोग मंडप में आ चुके थे। सुजीत और संगीता भी फेरों पर बैठ चुके थे। पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए तो संगीता की सास खड़ी होकर बोली, रुक जाइए पंडित जी, ये फेरे नहीं हो सकते। ये सुनकर सुभद्रा जी और धीरज जी सकते में आ गए। सुभद्रा जी बोली, ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं हो सकती? क्या गड़बड़ है? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर बीच में फेरे रोकने का क्या मतलब है? मगर संगीता की सास खामोश रही। आरती ने आगे बढ़कर कहा, अरे ऐसे कैसे रोक दीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? कोई मांग है तो बता दीजिए। संगीता ये सब तमाशा देखकर खड़ी हो गई थी। धीरज जी कुछ आगे बोलते इससे पहले ही कहीं से आवाज आई जो कि सुमन जी के फोन से आ रही थी। सुजीत, जैसा सौदा तय हुआ था वैसा ही होगा। सुजीत ने कहा, मुझे कोई सौदा याद नहीं है मौसी, हटिए, मुझे फेरों के लिए जाना है। तभी आरती ने कहा, सुजीत, ये शादी तोड़ने में मुझे 2 मिनट लगेंगे, नहीं तो 500 गज वाली जमीन की मांग करनी पड़ेगी और 2 लाख अलग से। अपने भी सौदा तो ऐसा ही हुआ था, तुम्हें लड़की नौकरी वाली चाहिए थी, मैंने लाकर दी, लेकिन तुम वादा तोड़ रहे हो कि जमीन के पेपर पर साइन कराकर मुझे दोगे। सुमन जी ने रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक दी और हाथ बांधकर उसे देखने लगी। उनकी देवरानी आरती बोचक्की सी उसको देखने लगी। आरती झट से बोली, ये सब क्या है? सुमन जी ने कहा, ये वही है जिसे समझने की कोशिश मैं इतने दिनों से कर रही थी। जब तुम रिश्ता लेकर आई थी मुझे शक था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। धीरज जी सुमन जी के बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से बोले, सुमन, ये क्या कर रही हो? इतने मेहमान हैं, शादी का क्या होगा? कितनी बेइज्जती होगी। सुमन जी ने धीरे से कहा, रुक जाइए, आप देखते रहिए। आरती ने कहा, खुसर फुसर मत करो अम्मा, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये सौदा लड़के वालों ने किया था। इन्होंने कहा था कि संगीता सोने के अंडे वाली मुर्गी है, जिंदगी भर हम लोग इसकी नौकरी पर ऐश करेंगे, इसलिए तो इस बदसूरत लड़की को इन्होंने पसंद किया था। संगीता ने ये सुनकर गुस्से से सुजीत की तरफ देखा और मंडप से निकलकर कमरे में जाकर बंद हो गई और सुजीत जाकर दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उसने कमरा नहीं खोला। बाहर मंडप में अच्छा खासा तमाशा हो रहा था।
सुमन जी ने आरती से कहा, अगर ऐसा है आरती तो ये सुनो, ये तो सबको सुनना चाहिए। अम्मा आप भी सुनिए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुमन जी ने फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी, जिसमें सुजीत जी की माँ की आवाज आई, आरती हमें तो दहेज चाहिए ही नहीं था, बस लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी। इसमें कौन सा लालच कर लिया हमने? ये रिश्ता तुमने कराया और लालच भी तुम्हारा था। हम तुम्हें रिश्ता करने का पैसा देने से इनकार करने लगे तो तुमने ही फेरों से इनसे मांगने को कहा था कि इस वक्त मजबूर होकर इन्हें देना ही पड़ेगा। जमीन तुमको चाहिए, हमें नहीं, बल्कि मेरे बेटे को तो संगीता बहुत पसंद है, उसका स्वभाव ही उसका गहना है, भला सूरत से क्या होता है। सुजीत ने कहा, मौसी अब मेरा ज़मीर और आगे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। पता नहीं मैंने क्यों आपको इस बात के लिए हाँ कहा। आपको ज़मीन चाहिए तो खुद ही अपनी सास से मांग लीजिए। तब आरती ने कहा, तो ठीक है, मैं जाकर बता देती हूँ कि सुजीत की जॉब चली गई है। अब तक आपने सबसे झूठ बोला था। इसके बाद सुजीत की माँ ने कहा, ठीक है आरती, लेकिन फेरों के समय वह मांग करके हमारी और इनकी कितनी बेइज्जती होगी, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। सुमन जी ने तभी फोन बंद किया और सबकी तरफ देखा। धीरज जी ने कहा, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? तब सुमन जी ने बता दिया कि वो सबको बुलाने गई थी, तभी बाहर से सब बातें सुनी तो रिकॉर्ड कर ली। लेकिन इससे ये पता चल गया कि सुजीत का परिवार और सुजीत ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने सुजीत की माँ से कहा कि वो फेरों पर खड़े होकर फेरे रोकने को कह दे, बस उसके आगे मैं देख लूंगी। सब लोग ने सब सुन लिया था। आरती अपराधी की तरह इधर नजरें झुकाई खड़ी थी। सुमन जी ने कहा, अम्मा मैं ना कहती थी कि आरती बिना लालच कुछ नहीं कर रही है, जिसके लिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ था। आप देख लीजिए इसकी हकीकत। आरती की सास ने आगे बढ़कर आरती को एक जिनाटेदार थप्पड़ खींचकर मारा तो उनके बेटे धीरज ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा मारिए इसको, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। नीरज ये कहकर चला गया था। सुमन जी ने कहा, आपने देख लिया कि गलती सुजीत की नहीं है। सुजीत ने आकर कहा, पापा जी मम्मी जी, गलती हमारी भी है, हमें माफ कर दीजिए। हमने इनको शुरू में ही ना कह दिया होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरी 5 दिन पहले जॉब चली गई है, क्योंकि शादी की तैयारियों में ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा था और छुट्टी मिल नहीं रही थी। लेकिन मुझे जल्दी ही नई जॉब ढूंढ लूंगा, ये वादा है आपसे मेरा। सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दामाद जी। तो सुजीत मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मम्मी जी अब संगीता को कौन मनाएगा? सुमन जी ने कहा, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। सुमन जी ने जाकर संगीता से दरवाजा खुलवाया और सारी सच्चाई बताई। वो माँ से गले से लिपट गई और बोली, मम्मी आपके कारण इतना अपमान होने से बच गया। चाची ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनको कहने में आकर मेरी सास तो वही कहने वाली थी। इसके बाद सब सही हो गया था और खुशनुमा माहौल के बीच संगीता के फेरे हो रहे थे। आरती को उसके किए की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।